क्योंकि उनको मात्र इलाज करने के लिए पैरोल दी गई है, ना कि धार्मिक यात्रा करने के लिए, दर्शन पूजन के लिए। तो ये मंतव्य उत्तर प्रदेश सरकार का यहीं से पता चलता है कि कानून के प्रति इनका कितना विशेष लगाव है और कितने समर्पित हैं। अब आते हैं जरा कुछ फैक्ट पे, चूंकि यहां पे बात आ गई थी उत्तर प्रदेश में एमएसएमई जो बात आई, आपने एफडीआई की बात की। उत्तर प्रदेश में 4400 छोटे एमएसएमई उद्योग बंद हो गए और 10 वर्षों में पिछले लगभग 49,000 कंपनियों पे ताला लगा है। क्या इस पे कभी चर्चा करती है उत्तर प्रदेश सरकार? एफडीआई के लिए तो आप सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आ रहे हैं, और आपके देश के जो आपके उत्तर प्रदेश के एमएसएमई है उनके लिए 50 से अधिक कंप्लायंस आपने बना रखे हैं, जिसके चक्कर में उनके पास न कैपिटल वर्किंग अवेलेबल हो पाती है, न उनको आप अपनी जो योजनाएं चला रहे हैं उसके माध्यम से सरल कैपिटल उपलब्ध करा पा रहे हैं। और जब उनको लैंड अलॉटमेंट की बात आएगी तो आप उनको बुंदेलखंड, पूर्वांचल ऐसे परिक्षेत्रों में भेज देंगे जहां पे कि पर्याप्त मात्रा में उनको रॉ मटेरियल से लेकर के मैन पावर तक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप एफडीआई विदेशी निवेशकों के लिए आप कारपेट बिछाइए, हमें उससे कोई समस्या नहीं। आप अपने उत्तर प्रदेश के निवेशक और अपने उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं उनको बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं, इस पे आप कभी चर्चा नहीं करते। आपने जो एमएसएमई के बाद आप बात कर लीजिए स्टार्टअप्स की। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में 4600 से अधिक स्टार्टअप बंद हो गए। आप बताइए, सरकार की योजनाएं तो दम तोड़ रही हैं और आप बात करते हैं कि निवेश आ रहा है। निवेश कहां आ रहा है भाई? अच्छा, मैं आज शेखर जी बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उत्तर प्रदेश को कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात 2019 में की थी योगी जी ने? 1 ट्रिलियन। 20 में कितना ट्रिलियन था? 20 में कितना ट्रिलियन था? 21 में कितना था? 22 में कितना था? 23 में कितना था? 24 में कितना था? वो आंकड़ा बदल ही नहीं रहा है। अगर उद्योग लग रहे हैं तो उस आंकड़े में कमी आनी चाहिए ना, या बढ़ोतरी होनी चाहिए। आंकड़ा तो वही है। जब आंकड़ा वही है तो आप उद्योग कहां लगा रहे हो भैया? कहां से जीडीपी बढ़ गई हमारी? अब इसी जगह पे रुकिए, इसी का जवाब ले लेते हैं। ऋचा जी, केवल अर्थव्यवस्था वाले मामले इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। शेखर जी, आप केवल इनसे ये पूछ लीजिए कि 2016-17 में या 15-16 में उत्तर प्रदेश में कितनी एमएसएमई की इकाइयां? 9 साल आपके पूरे हुए। जवाब आपको देना है, अभी जवाब इनको देना है, ये देंगे जवाब आज। ओ एक सेकंड ऋचा जी, ऐसा है, मैं बताता हूँ, सुनिए वो 12 से 17 ऐसा नहीं, 12 से एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैंने एक साधारण सा सवाल किया था, क्योंकि ये नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2016 में 44 लाख एमएसएमई की इकाइयां कार्य कर रही थी। आज उत्तर प्रदेश में 95 लाख एमएसएमई की इकाइयां काम कर रही हैं, जिसके तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। और आंकड़े हैं, अभी तक विवेक जी ने एक भी आंकड़े को, मैं तो कह रही हूँ कि जब आप आंकड़ों की बात करो तो आंकड़ों से आप काटने का काम करिए। मैं तो आपको आंकड़े दे रही हूँ, लेकिन अभी तक आपने लगातार इधर उधर की बात, यहाँ वहाँ एक भी आंकड़े नहीं दे पाए कि आपने समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या आंकड़े सुनाई नहीं दिए। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि 49,000 एमएसएमई बंद हुए, वो कह रहे हैं 95 लाख लगे। अब वो तो बताइए ना, 95 लाख अगर लगे 75 जिले में, 95 इंटू डिवाइड कर लीजिए, बताइए कहां लगे हैं भाई? कागजों पे लगा रहे हैं ना, यही तो समस्या है, यही तो मेरा सवाल है। आप इन्होंने अभी सीएजी की बात की, शेखर सर, इन्होंने अभी सीएजी की बात की थी, सीएजी की रिपोर्ट की। हाँ, अरे रुक जाइए भाई, आप नहीं तय करेंगे कैसे बात? ये बात रखने दीजिए। पार्टी के शासनकाल में जुटी थी, और एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मेरी बात आ जाए, महिलाओं के अच्छा ठीक है ऋचा जी, थोड़ा सा सांस लीजिए, एक सेकंड। ठीक, मैं आता हूँ। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कि एक सवाल का जवाब में, ठीक है हो गया। अभी विवेक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मुझे नितिन जी के पास भी जाना है। ठीक। अभी देखिए, इन्होंने सीएजी की बात, अरे रुक जाइए। अच्छा अभी हम करते हैं, चेक कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, नितिन जी इसको चेक कर रहे हैं। अभी कौन सही कोई गलत, कौन गलत वो बताएंगे, आंकड़ा वेट करेंगे उधर से। आप बताएं विवेक जी अपनी बात। अभी सीएजी की रिपोर्ट की बात आई थी। सीएजी ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है, लखनऊ मेट्रो की पटरियों की गुणवत्ता मानकों से कम पाई गई है, जो मेंटेनेंस के मामले में होती है। आयुष विभाग ने, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अब आप बात आने दीजिए, आप मेरी बात आने दीजिए। ऋचा जी, आप मेरी बात 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, आपको पूरा मौका देंगे, हम चर्चा में आपके पास आएंगे, अभी समय है मेरे पास, मैं आऊंगा, सब जवाब लूंगा। मेरी बात आ जाए। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट 18 से 23 की है, उसके कुछ मुख्य बिंदु रख दूं जरा। आयुष विभाग में 153 से अधिक आयुष अस्पतालों में बिजली न होने के बावजूद बायोमेट्रिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा के करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। लखनऊ मेट्रो में डिपो और मेन लाइन दोनों जगह रेल पटरियों की कठोरता
तय मानकों से काफी कम पाई जा रही है, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, अरे बोलने दीजिए पहले। प्रदेश के 45 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों की अनदेखी की गई। मात्र 3 निकायों में उचित योजना तैयार है, बाकी सब कागजों पे बद्दरबाट की गई है। यूपी सीडा में गलत दस्तावेज के आधार पर 2 कंपनियों को 255 करोड़ का ठेका दिया गया है और 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अनियमित रूप से जमीन आवंटित की गई है। और निकाय में सफाई निरीक्षकों के 50% और सफाई कर्मचारियों के 32% पद खाली पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 8,450 से अधिक डॉक्टरों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो कागजी खेल है, इस पे तो आईएमएफ भी बोल चुका है भारत सरकार। चलिए ठीक है, ठीक है विवेक जी, आप रुकिए 1 मिनट। ऋचा जी भी हमारे साथ, हम नितिन जी के पास चलते हैं। नितिन जी, ग्राउंड पर जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उसका काउंटर दिया गया है, हकीकत क्या है? एक पत्रकार के चश्मा क्या देख पाया है? देखिए शेखर जी, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं दूसरे पर, उनका कार्य है, क्योंकि वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जिस नजरिए से योगी आदित्यनाथ का जो मिशन था निवेश को लेकर के, अगर 2017 से लेकर के 2026 तक अगर वो पटरी पर आता, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो सूरत है वो बिल्कुल अलग होती। आज जो बातचीत चल रही है निवेश की, निवेश उस लेवल पर नहीं आ पाया। एमओयू साइन होना अलग बात है, लेकिन निवेश धरातल पर आना, फैक्ट्रियां लगना, उसका रीजन क्या है? ये अलग बात। एक ठीक है नितिन, इसका रीजन क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहां आ रही है? लोग फैक्ट्री कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम आ रहे हैं, एमओयू साइन हो गया, लेकिन उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है मामला? देखिए शेखर जी, मुझे लगता है कि एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और पहले यूपी के जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं बिरलाल, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस जिले में दरोगा की हैसियत उसके कप्तान से ज्यादा होगी, वहां पर अपराध नहीं रुकेगा। कुछ उसी तरह की कमोवेश स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार पर हावी है। कहीं ना कहीं जो सरकार का पूरा मंतव्य शासन पर है, अधिकारियों पर है। तो आपको पता है अधिकारी किस माइंडसेट से काम करते हैं। आज की डेट में जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी है या जो बड़े अधिकारी हैं, जो डीजीपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 17 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, 17 के बाद से विकास हुआ है, और वो आईएएस और आईपीएस बने हैं 80 बैच के, 85 बैच के, 90 बैच के। तो आप खुद समझ सकते हैं, आईएएस की परिपाटी होती है आई एम सेफ, और जब सरकार चली जाती है तो वही आईएएस होता है इनविजिबल आफ्टर सरकार। तो कहने कहीं मतलब जो है शेखर जी की अगर सरकार का पूरा भरोसा ब्यूरोक्रेसी पर है, तो ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से कार्य करती है, तो निश्चित रूप से आपने बसपा सरकार से लेकर के और सपा सरकार और अब भाजपा सरकार को देखा होगा। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना होगा कि आखिरकार वो किस नजरिए से कार्य करते हैं। वो आईएएस अधिकारी जो है, जो आईपीएस अधिकारी है, वो एक शपथ लेकर के आता है, उस समाज का भला करेगा, लेकिन वो सरकार का भला करने लगता है। और वो हर सरकार के नवरत्न होते हैं। हर सरकार के अंतिम समय में वो बताते हैं कि आप फिर सत्ता में आ रहे हैं, और वो महोदय सत्ता से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की वजह से ये निवेश जो है और जो प्रदेश है वो पिछड़ता है। तो मुझे लगता है तो ऐसे में एक सेकंड, ये बात तो 22 में बताई होगी। एक सेकंड, बीजेपी ऐसा है कि जब बीजेपी की बात हो तो ये बात तो उत्तर प्रदेश में 17 में अखिलेश को बताई होगी, वो नहीं आ पाए, फिर 22 में योगी को बताई होगी, लेकिन वो रिपीट कर गए। तो यहां पे मामला फर्क हो जाता है। 12 में उन्होंने मायावती को भी यही चीज बताई होगी, वो भी नहीं आई, लेकिन 22 में चूंकि योगी रिपीट हो गए, इसका मतलब 17 से 22 तक का कार्यकाल एक हिस्सा है और 22 से 27 का कार्यकाल अलग हिस्सा है। देखिए शेखर जी, कार्यकाल अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी सरकार में, जिस भी प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी अगर सरकार पर हावी होती है, तो निश्चित रूप से जो सरकार का कार्य करने का पैटर्न है वो बदलता है। सरकार उस बेसिस पर आई है कि संगठन ने तमाम मुद्दों को लेकर के पिछले संगठन से अपना नया संगठन खड़ा करके बताया कि हम आपसे बेहतर कार्य कर पाएंगे। आपकी बात हम समझ गए, हम ऋचा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। निश्चित रूप से इसमें बादल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नेंस का सवाल मैंने ऋचा जी पहले भी रखा था आपके पास। आप समझिए कि जो काम यूपी की ब्यूरोक्रेसी 5 साल पूरे होते होते मायावती और अखिलेश के साथ में कर ले गई, उस काम को यहां करने में उसे 9 साल लगे हैं। आप इस बात को ऐसे समझ